नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरएस एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विश्व का भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। टॉप 25 प्रश्नों की ये सीरीज है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए जॉर्ज लेवेंथियर, ऑप्शन बी कॉपरनिकस, ऑप्शन सी पाइथागोरस या ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो दोस्तों, महाविस्फोट जो सिद्धांत है ये जॉर्ज लेवेंथर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। महाविस्फोट सिद्धांत को ही हम यहाँ क्या बोलते हैं? इसे बिग बैंग सिद्धांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसे क्या कहते हैं? बिग बैंग सिद्धांत भी बोलते हैं। तो या इसे बिग बैंग सिद्धांत भी बोला जाता है। दोस्तों, जो महाविस्फोट सिद्धांत है या बिग बैंग सिद्धांत है इसका संबंध ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। तो ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए अरुण एवं वरुण, ऑप्शन बी शुक्र एवं मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति एवं शनि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पृथ्वी जो है ये शुक्र एवं मंगल ग्रहों के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारे की बात करें तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है दोस्तों? तो वो है सूर्य। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? ऑप्शन ए बेरिंग जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी मोजाम्बिक जलडमरू मध्य या ऑप्शन डी दिया हुआ है सुंडा जल संधि। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के मध्य जो सबसे निकट जो है जलडमरू मध्य वो कौन सा है? तो ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। बेरिंग जलडमरू मध्य जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतर के मध्य कितनी दूरी होती है? तो ऑप्शन ए 108 किलोमीटर, ऑप्शन बी 117.22 किलोमीटर, ऑप्शन सी 111.32 किलोमीटर या ऑप्शन डी 139.67 किलोमीटर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर जो दो देशांतर के मध्य जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। तो ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। कौन सा महाद्वीप है वो? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन सी अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑप्शन डी दिया हुआ है यूरोप महाद्वीप। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा ये तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से गुजरती है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या ऑप्शन डी दिया हुआ है दक्षिण चीन सागर। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक रेखा है ये कहाँ से गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर है ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, यहाँ बात आई है प्रशांत महासागर की। तो दोस्तों, जो दुनिया का सबसे गहरा जो गर्त है वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है, जो कि 11 किलोमीटर गहरा है। तो ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। दोस्तों, यदि आप यूपी ट्रिपल एस पैट या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी चैनल से जुड़े रहिए। हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें वीडियो को। नहीं तो आप स्किप करेंगे तो आपका कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूट सकता है। आपको पता है इस वीडियो से कम आपको 1 से 2 नंबर के प्रश्न आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। देख लेते हैं हमारा ये 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं विसुवियस, ऑप्शन बी क्लायू, ऑप्शन सी स्ट्राम्बोली या ऑप्शन डी दिया हुआ है कोटोपैक्सी। तो दोस्तों, जो भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है वो स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। यदि बात करें स्ट्राम्बोली तो ये कहाँ पर है? तो ये इटली में स्थित है। ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। स्ट्राम्बोली जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ से कहा जाता है ये इटली में स्थित है। इटली में लिपारी द्वीप पर ये भूमध्य सागर में स्थित है। दोस्तों, यदि बात करें यहाँ पे एक ऑप्शन में आया है विसुवियस। तो विसुवियस भी जो है ये इटली में नेपल्स की खाड़ी में स्थित है। तो दोनों ही विसुवियस एवं कोटापैक्सी ये दोनों ही किस देश में स्थित है? तो ये दोनों ही इटली देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए दिया हुआ है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका या ऑप्शन डी यूरोप। तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे गर्म स्थान है डेथ वैली ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। यदि बात करें दोस्तों उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, बार बार एग्जाम का पार्ट बनती है? तो दोस्तों, उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है?
तो वो है माउंट डेनाली। या माउंट डेनाली के अलावा इसका एक अन्य नाम भी है, उसे क्या कहते हैं, माउंट डेनाली या माउंट एल्बर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका को कौन सी नहर विभाजित करती है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सुएज नहर, ऑप्शन बी कील नहर, ऑप्शन सी गोटा नहर या ऑप्शन डी पनामा नहर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पनामा नहर, जो कि दक्षिण अमेरिका एवं उत्तरी अमेरिका दोनों को विभाजित करती है। तो ऑप्शन जो डी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 10वां दिया हुआ है, मौसमी गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में घटित होती हैं? ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल या ऑप्शन डी दिया हुआ है मध्य मंडल। तो दोस्तों मौसम से संबंधित जो घटनाएं हैं ये किस मंडल में आयोजित होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में आयोजित होती हैं, जो कि पृथ्वी के सबसे पास में स्थित है। ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। यदि बात करें क्षोभ मंडल की, तो ये सबसे निचली सतह है, जो मंडल दिए हुए हैं उनमें सबसे जो निचला मंडल है वो क्षोभ मंडल है, जो कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है। दोस्तों वर्षा, मेघ या बादल कह सकते हैं, वर्षा हो गई, बादल हो गए एवं बिजली से संबंधित जो घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। दोस्तों यहाँ पे जो और मंडल दिए हुए हैं हम उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन में हमारे आयन मंडल, या हम इसको क्रम से जान लेते हैं। तो सबसे नीचे पृथ्वी से सबसे पास में होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में हमने आपको बताया कि वर्षा, बादल, बिजली आदि संबंधित जो घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा समताप मंडल। तो समताप मंडल क्षोभ मंडल के बाद आता है। यदि बात करें समताप मंडल में, तो मौसम, गुब्बारा हो गया या जेट विमान से संबंधित जो जो चीज़ें हो गई, जेट विमान हो गया, जेटयान हो गए, ये सभी समताप मंडल में होते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो समताप मंडल से बनता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में ही पाई जाती है, जो कि पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो समताप मंडल हो गई, कहाँ पाई जाती है? तो ये ओजोन परत है जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों इसके बाद आता है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल आता है, फिर मध्य मंडल के पश्चात क्या आता है? तो जो मध्य मंडल हो गया, तो मध्य मंडल के पश्चात दोस्तों क्या आता है? मध्य मंडल के बाद होता है आयन मंडल। आयन मंडल में जो रेडियो तरंगे होती हैं, हमारी जो टीवी है, ये मोबाइल फ़ोन है, ये सभी सैटेलाइट ये आयन मंडल से जो तरंगे परावर्तित होती हैं, तो ये आयन मंडल से आती हैं। इसके बाद आता है बहिर्मंडल, जो कि जहाँ पे सैटेलाइट ये जो उपस्थित होते हैं ये बहिर्मंडल में होते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी जो परतें हैं वायुमंडल की हमने उसके इस क्वेश्चन में जाना। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है माउंट डेनाली, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तरी अमेरिका का जो सर्वोच्च शिखर है वो माउंट डेनाली ही है। तो ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ साथ हम जो विश्व में या महाद्वीप हैं, जो 7 महाद्वीप, हमको पता है कि हमारे जो 7 महाद्वीप हैं उन सातों महाद्वीप से संबंधित जो सर्वोच्च चोटियाँ हैं उनको इस क्वेश्चन में ही हम सम्मिलित करके जान लेते हैं। तो हमको अभी हमने आपको बताया कि उत्तरी अमेरिका का जो सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका का जो सर्वोच्च शिखर है वो माउंट डेनाली है। दोस्तों यदि बात करें एशिया का, हमको पता है कि हमारे कितने महाद्वीप हैं? तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो ये 7 महाद्वीप हैं। अब हम क्रम से जो ये महाद्वीप हमने बताए हैं एक एक करके हम जान लेते हैं कि इनकी सर्वोच्च शिखर कौन कौन सा है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन कौन सी है दोस्तों? तो जो माउंट एवरेस्ट है, एशिया की जो सबसे ऊंची चोटी है या एशिया का सर्वोच्च शिखर है। इसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो किलिमंजारो, जो माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूरोप महाद्वीप की। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एल्ब्रुस जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अमेरिका की मैंने अभी आपको बताया डेनाली या एल्बर्ट भी बोलते हैं। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है वो डेनाली है, माउंट डेनाली है। दक्षिणी अमेरिका की एंकांगुआ जो है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसियुस्को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। एवं अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है बिनसप मैसिफ। जो बिनसप मैसिफ है ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो 7 महाद्वीप हैं उनकी सबकी चोटियों के बारे में इस क्वेश्चन में हमने जान लिया है। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है चिली, ऑप्शन बी सोमालिया, ऑप्शन सी नामीबिया, ऑप्शन डी दिया हुआ है अर्जेंटीना। दोस्तों पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है ये अर्जेंटीना में स्थित है। तो ऑप्शन जो डी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। ये दोस्तों जो ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का एक उदाहरण है। तो दोस्तों यदि बात करें हमारे और ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसमें और ऑप्शन जान लेते हैं।
चिली में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो दोस्तों चिली में अटाकामा का मरुस्थल स्थित है। कौन सा है? अटाकामा। ये मरुस्थल जो है ये चिली में स्थित है। यदि दोस्तों बात करें अटाकामा मरुस्थल की, तो पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र है ये अटाकामा मरुस्थल है। सोमालिया में कौन सा मरुस्थल है? तो सोमालिया में जो है ये सोमाली मरुभूमि या सोमाली मरुस्थल है। सोमाली जो है ये सोमालिया में स्थित है। नामीबिया में कौन सा मरुस्थल है? तो नामीब का जो मरुस्थल है वो नामीबिया में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने इसके कुछ चारों ऑप्शन जान लिए हैं। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी दिया हुआ है न्यूजीलैंड। तो दोस्तों लानोस जो घास के मैदान है ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों जो लानोस के जो मैदान है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। इस बारे में हम घास के मैदान की थोड़ी एक क्वेश्चन में एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों घास के जो विश्व में दो प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और एक होता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो जो लानोस है ये कौन सा है? तो लानोस जो है ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आता है, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इनमें जो मैदान आते हैं घास के वो है, एक तो वह लानोस हो गया पहला, दूसरा है कंपोज जो कि कहाँ है? जो कंपोज जो है ये ब्राज़ील में स्थित है। इसके बाद है सवाना। सवाना कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है सवाना। दोस्तों तो ये हमने तीन आपको बताए, लानोज, कंपोज और सवाना, ये तीनों ही उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। इसके बाद आता है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो ये हमने आपको अभी बताया कि दो प्रकार के मैदान होते हैं घास के, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में लानोस, कंपोज एवं सवाना आते हैं। एवं जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं तो इनमें कौन कौन से शामिल हैं? स्टेपीज, बेल्ट, पुस्ताज, पंपास, कैंटरबरी, प्रेरी एवं डाउन्स। अब हम इनके जोड़े जान लेते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो स्टेपीज जो घास के मैदान है ये यूरेशिया या हम बोलें तो मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में पाए जाते हैं। इसके पश्चात जो बेल्ट होते हैं, जो बेल्ट घास के मैदान, तो बेल्ट घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो बेल्ट जो घास के मैदान है ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसके बाद हम जानते हैं पुस्ताज। तो पुस्ताज कहाँ पाए जाते हैं? तो जो पुस्ताज जो घास के मैदान हैं ये हंगरी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, पंपास कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पंपास जो घास के मैदान हैं, पंपास घास के मैदान जो अर्जेंटीना, ब्राज़ील एवं उरुग्वे में पाए जाते हैं। इसके बाद कैंटरबरी, कैंटरबरी जो घास के मैदान हैं, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। प्रेरी कहाँ पे पाए जाते हैं? जो प्रेरी घास के मैदान हैं, प्रेरी जो है ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। इसके बाद जो डाउन्स है जो कि लास्ट है शीतोष्णकटिबंधीय मैदान का, हमने आपको 7 बता दिए हैं। तो जो डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। अभी हमने आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बता दिया है कि लानोस घास के मैदान किस प्रकार के हैं। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं जो कि वेनेजुएला में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, एंडीज जो पर्वत है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। एंडीज जो है ये विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो दोस्तों जो ग्रेट आर्टिजन जो बेसिन है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों एक होता है ग्रेट आर्टिजन बेसिन, तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और एक है दोस्तों ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन, या इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, या हम इसको ब्रेथ बेसिन भी बोल सकते हैं। तो ये ग्रेट बेसिन कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्रेट बेसिन है ये यूएसए में स्थित है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ स्थित है, तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए ग्रेट बेसिन, तो ग्रेट बेसिन जो है ये यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों जो पंजशीर जो घाटी है ये अफगानिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी अफगानिस्तान, जो कि पंजशीर घाटी जो है अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, बाल्टिक देशों में कौन शामिल है? तो आपको ऑप्शन दिए हुए लातविया, लिथुआनिया एवं एस्टोनिया, जो कोई या उपरयुक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों ही जो है ये बाल्टिक देशों में शामिल हैं। तो लातविया, लिथुआनिया एवं एस्टोनिया ये बाल्टिक देश कहलाते हैं। तो ऑप्शन जो डी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। एक क्वेश्चन दोस्तों और यहाँ से बनता है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो हो गए बाल्टिक देश, इसके पश्चात एक होते हैं नार्डिक देश। तो नार्डिक देश में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? तो दोस्तों नार्डिक देश में कौन कौन से देश शामिल हैं?
तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एवं डेनमार्क ये नार्डिक देश कहलाते हैं। हम आपको एक बार और बता देते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एवं डेनमार्क, तो ये जो देश हैं ये नार्डिक देश कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो दोस्तों 38वीं जो समानांतर रेखा है ये उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों में है, किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे जो अन्य विकल्प दिए हुए हैं उनको भी हम थोड़ा जान लेते हैं ताकि इससे हमको नॉलेज बढ़ती जाए, ये जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्त जो आपके पेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है अलास्का एवं कनाडा। तो बात करें एवं अलास्का एवं कनाडा के बीच में कौन सी डिग्री जो रेखा है, तो 141 डिग्री जो है वो अलास्का एवं कनाडा के बीच में है। इसके बाद जो हमें दिया हुआ है ऑप्शन भी दिया हुआ है जर्मनी एवं फ्रांस। तो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में कौन सी है? तो जो मैनीगॉट रेखा है, मैनीगॉट जो रेखा है ये जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में स्थित है। इसके बाद उत्तरी एवं दक्षिण कोरिया का भी हमने आपको बता दिया है कि 38वीं जो समानांतर रेखा है उत्तरी एवं दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। ऑप्शन डी दिया हुआ है उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम। तो उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच में कौन सी है? तो ये 17वीं जो समानांतर रेखा है ये उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 में दिया हुआ है लेब्राडोर की धारा किस महासागर की धारा है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। तो लेब्राडोर की जो धारा है दोस्तों ये अटलांटिक की ठंडी महासागरी धारा है। तो ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। बात करें लेब्राडोर की, तो ये अटलांटिक जो महासागर है इसकी ठंडी महासागरी धारा के अंतर्गत आती है। दोस्तों यदि बात करें अटलांटिक महासागर की, तो अटलांटिक महासागर की और कौन कौन सी धाराएं हैं जो ठंडी महासागरी धाराएं हैं? तो दोस्तों एक तो हो गई लेब्राडोर, इसके बाद है पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। पूर्वी ग्रीनलैंड ये कैसी धारा है? तो पूर्वी ग्रीनलैंड की जो धारा है ये भी ठंडी महासागरी धारा है अटलांटिक महासागर की। इसके बाद जानते हैं हम और जो महासागरी धाराएं हैं जो अटलांटिक महासागर की ठंडी महासागरी धाराओं के अंतर्गत आती हैं, तो हम एक क्रम में जान लेते हैं। एक हो गई लेब्राडोर की धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, इरमिंगर की धारा, इरमिंगर की धारा। इसके बाद कैनारी की धारा जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, मोस्टली पूछी गई है, कैनारी की धारा। तो कैनारी की धारा कैसी धारा है? तो कैनारी की जो धारा है ये अटलांटिक महासागर की ठंडी महासागरी धारा है। इसके बाद एक और जो है वो फॉकलैंड की धारा है, फॉकलैंड की धारा। तो ये भी कैसी है? जो फॉकलैंड की धारा है ये भी अटलांटिक महासागर की ठंडी महासागरी धारा है। अभी हमने आपको जो बताई है एक बार फिर से सुन लीजिए। अटलांटिक महासागर की जो प्रमुख जो ठंडी महासागरी धाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं? लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड की, इरमिंगर, कैनारी और फॉकलैंड, ये पांचवी जो पांचों हैं ये लेब्राडोर की जो अटलांटिक महासागर की ठंडी महासागरी धाराएं हैं। दोस्तों यदि बात करें, आपने एक बार बार आपने सुना होगा बारामूडा जो ट्रायंगल है इसके बारे में तो आपने खूब ही सुना होगा। तो बारामूडा जो ट्रायंगल है ये उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। एवं जो ठंडी महासागरी धाराएं हो गई हमने आपको बता दिए हैं। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की और बात करें तो अटलांटिक जो महासागर है, सारगैसो सागर के बारे में आपने सुना होगा जो एस आकृति का है। तो सारगैसो सागर ये है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। तो ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे हमने सब इस बारे में चर्चा कर ली है। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को जाना जाता है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो दोस्तों लैंड ऑफ जो थंडरबोल्ट है ये भूटान को जाना जाता है। तो ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच में ये कौन सी नदी है? तो ये है रियो ग्रांडे नदी जो कि सीमा बनाती है। तो ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ऑप्शन ए रियो ग्रांडे जो कि यूएसए एवं मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है। अब यहाँ पे जो और ऑप्शन दिए हुए हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं हम। जितने भी आपको यहाँ पे जो ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में समझिए, आप लोग इन्हें एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जानिए। तो आप लोग इसे एक कॉपी में नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये यहाँ पे दिया हुआ है मेकांग नदी। तो मेकांग नदी के बारे में हम थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे जो लंबी नदी है ये मेकांग नदी है। कौन सी है दोस्तों? मेकांग नदी जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर इसके बाद दिया हुआ है नाइजर नदी। तो इसे हम तेल नदी के भी नाम से जानते हैं। ये गिनी की खाड़ी में गिरने वाली है।
ये दोस्तों कहाँ गिरती है? तो गिनी की खाड़ी में गिरने वाली ये नदी तेल नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट ऑप्शन में माही नदी दिया हुआ है। तो दोस्तों माही नदी भारत की जो एक नदी है, भारत की यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों अक्सर एग्जाम में नदियों से क्वेश्चन उठता है, तो यहाँ पूछा जाता है कि भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे चारों ऑप्शन के बारे में जान लिया है। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं दोस्तों। तो अफ्रीका महाद्वीप की जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि बात करें लिम्पोपो नदी की, तो जो लिम्पोपो नदी है ये दक्षिण अफ्रीका के हाई बेल्ट से निकलती है। तो ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे जो और ऑप्शन जो और दिए हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं संक्षिप्त में। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक डैन्यूब नदी। तो दोस्तों जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने वाली है नदी काला सागर में गिरती है। तो ऑप्शन जो ए है हम इसके बारे में जान चुके हैं। और यहाँ पे अगला दिया हुआ है जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी पे क्या है दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बांध है, क्या नाम है उसका? करीबा बांध। तो करीबा बांध जो है ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। साथ ही साथ जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये भी जाम्बेजी नदी पर ही स्थित है। इसके बाद नाइजर नदी के बारे में अभी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि यह तेल नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागर या झील कौन सी है? तो यहाँ पर उसका जो राइट आंसर है वो है टर्की की बान झील, जो कि विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागर या झील के रूप में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि बात करें इसकी लवणता कितनी है, तो इसकी जो लवणता है ये 330% है। तो ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों और जो ऑप्शन दिए हैं उनको देख लेते हैं। ग्रेट साल्ट झील, जो ग्रेट साल्ट झील है इसके बारे में जान लेते हैं। ग्रेट साल्ट झील कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट साल्ट झील जो है ये अमेरिका या यूएसए में स्थित है। जो इसकी जो लवणता है वो 220% है। कैस्पियन सागर दिया हुआ है। कैस्पियन सागर से दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कैस्पियन सागर की सीमा किन देशों को स्पर्श करती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी में जो कैस्पियन सागर दिया हो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। कैस्पियन सागर की जो सीमा है अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एवं रूस, इन देशों से लगती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान व रूस, इससे कैस्पियन सागर की सीमा लगती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि करीबा बांध एवं विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ऑप्शन सी विक्टोरिया जलप्रपात इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर जो और विकल्प दिए हुए हैं उनके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर संक्षिप्त में जान लेते हैं। रायन नदी के बारे में पूछा गया है। तो रायन नदी यहाँ पे ऑप्शन विकल्प में आता है। तो जो रायन नदी है दोस्तों इस पे जो रॉटरडम बंदरगाह है विश्व का एक व्यस्ततम बंदरगाह है। तो रॉटरडम बंदरगाह ये रायन नदी पर ही स्थित है जो यूरोप में पड़ती है ये नदी। मरे डार्लिंग नदी, तो दोस्तों ये मरे डार्लिंग नदी जो है ये कोस्यूस्को पर्वत से निकलती है, जो कि कोस्यूस्को जो माउंट कोस्यूस्को है जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंची चोटी है वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। ये ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा नदी तंत्र भी है ये मरे डार्लिंग नदी। दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया हुआ है बोलगा नदी, तो जो बोलगा नदी है ये बलदाई पहाड़ी से निकलने वाली होती है तथा ये कैस्पियन सागर में गिरती है। यूरोप की ये सबसे लंबी नदी है बोलगा नदी। तो इस प्रकार से हमें यहाँ के चारों ऑप्शन जान ली है। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। दोस्तों हम आपको ऑप्शन इसलिए बता रहे हैं चारों ताकि आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में आप लोग इनको लिख लें, ताकि आपको कहीं ढूंढने की दिक्कत ना पड़े, इसलिए हम चारों ऑप्शन की भी आपको यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। एशिया माइनर का पठार कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है एशिया माइनर का पठार ये तुर्की में स्थित है। एक है अनातोलिया का पठार और एशिया माइनर का पठार ये दोनों ही तुर्की में स्थित हैं। तो ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ये रहे आज के विश्व के भूगोल से संबंधित जो टॉप 25 क्वेश्चन है हमने आपके लिए यहाँ पे वीडियो में रख दिए हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमारी कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो से संबंधित कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों हम आपके लिए डेली मेहनत करके वीडियो लाते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, जब हम आपके लिए डेली मेहनत करके लिए आपके लिए वीडियो बना के लेकर आते हैं तो कम से कम आप हमें मोटिवेट तो कर सकते हैं ना। इतना करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपकी कोई फीस तो ली नहीं जा रही है। तो आप लोग बस हमारा मोटिवेशन करते रहिए, हम आपके लिए डेली वीडियो अपलोड करते रहेंगे जो कि आपके पेट के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग पेट में अच्छे अंक प्राप्त करें और सब लोग आप अपनी नौकरी का सपना साकार करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। थैंक यू दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।